1946 एक ऐसा साल है जिसमें 4, 5, 6, 7 घटनाएं हुई हैं, उसको इतिहास से छुपा दिया गया है। उसका वर्णन नहीं मिलता, कहीं 1 मिलेगा, कहीं 2 मिलेगा, और सनातनी को पढ़ने का समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि इन डेट्स को याद रखिएगा, आपस में बात कीजिएगा, तो असली चेहरा आपके सामने बड़ा बड़ा से उभर के आ जाएगा, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जनवरी 1946 यह महत्वपूर्ण घटना है। जनवरी 1946 में उस समय देश में 15 प्रांतीय असेंबली थी और उन 15 प्रांतीय असेंबलियों का चुनाव होना था, और उन 15 प्रांतीय असेंबलियों की कुल 1585 सीटों पे चुनाव होना था। उन 1585 सीटों में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, और 2 बड़ी पार्टियां थी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। यही 2 और छोटी छोटी पार्टियां रही होंगी। तो उस समय वो चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव का रिजल्ट निकला। मुस्लिम लीग को 492 जो मुसलमानों की रिजर्व सीटें थीं, उसमें महाराष्ट्र की ये जो सीट है बायकोला, यहां से जिन्ना खड़ा हुआ था, और तब से आज तक जिन्ना ही जीतता है वहां से, आज भी जीत रहा है। 492 में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती हैं। और इस चुनाव की महत्वता तब आपको याद आएगी जब कांग्रेस पार्टी ने 1940 में अपनी पार्टी का अध्यक्ष मक्का में 1818 में पैदा होने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया। और तब आपको याद होगा कि मौलाना आजाद को बनाया, उसके पीछे 23 मार्च 1940 की घटना को याद रखिए, जब जो शहर कभी भारत का हुआ करता था वो आज पाकिस्तान का शहर है। उस शहर का नाम है लाहौर। लाहौर में भी मुस्लिम लीग की एक मीटिंग हुई, और उस मुस्लिम लीग की मीटिंग में यह रेजोल्यूशन पास हुआ कि हमें कंप्लीट पाकिस्तान चाहिए। 23 मार्च 1940 इस कुंठा में कि मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बयान दे दिया कि कांग्रेस पार्टी के पास जो मुसलमान हैं वो असली मुसलमान नहीं हैं। हमारे यहां ये जो जगह है झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर एक शहर है रामगढ़, वहां कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ 1940 में, और वहां मौलाना आजाद को अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष 2 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन मौलाना आजाद को कैसे हटाते, क्योंकि वो तो हमारे सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा चेहरा थे। 1946 तक वो रहे, इसलिए नए अध्यक्ष का चुना जाना था। तो प्रांतीय असेंबली में जब चुनाव हुआ तो यह समझ में आ गया इस देश के मुसलमानों को कि वोट के माध्यम से पाकिस्तान नहीं मिल सकता। अब जब आप इसको क्रमबद्ध करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि घटना गड़बड़ हुई कहां पर है। फरवरी 1946 ग्रेट ब्रिटेन से एक डेलीगेशन आया। उस डेलीगेशन के नाम को आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, और कैबिनेट मिशन प्लान ने आकर के बापू के कान में साफ साफ कहा कि हम शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर करने वाले हैं, लेकिन यह बिल्कुल सुन लीजिए ध्यान से कि हम ये कांग्रेस को करेंगे, और कांग्रेस में हमारी पहली पसंद है फूल वाले चचा। ये गांधी जी को साफ साफ बोला। गांधी जी एक्टिव हुए, और गांधी जी ने क्या किया कि फौरन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषणा हो गई कि नया अध्यक्ष चुनना है, क्योंकि अंकल सैम पिताजी के कान में बता गए थे। तो उन्होंने फौरन क्या किया, चुनाव की घोषणा कर दी। अब चुनाव की घोषणा हो गई तो कांग्रेस पार्टी में भी महाराष्ट्रवादी थे, ऐसा नहीं है मेरे भाई, महान थे, उनको भी याद कीजिए। वो ना होते तो बहुत कुछ नहीं होता। वो इतने महान थे कि जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी से नाम मांगे गए
तो कांग्रेस पार्टी ने नेहरू का नाम ही नहीं दिया। तो पिताजी बड़े परेशान हुए और CWC की मीटिंग में गए और वहां जाके बताया, भाई ये करना है। वो बता गए हैं, इसलिए किसी तरह नेहरू का नाम दो। और उनके कहने के बाद नेहरू का नाम पार्टी ने अपने अध्यक्ष पद के चुनाव में जोड़ा और उनका नाम आ गया। लेकिन महान है वो कांग्रेसी कि चुनाव में उनका नाम आ गया, उसमें पटेल भी थे, उसमें नेहरू जी भी थे, पट्टाभी सीतारमन थे, 3 नाम आए। लेकिन कमाल के लोग हैं, नाम तो आ गया उम्मीदवारों में, लेकिन कांग्रेस के 15 प्रांतीय असेंबली से चुनाव में 15 वोट आए और 15 वोटों की पेटी जब खोली गई तो आज के बच्चे समझते हैं नोटा, ये आज का शब्द है ना नोटा। और आजकल वो आलू से चावल सोना जो बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मशीन हैक हो गई, हमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे यकीन ही नहीं है। हर बार हारते ही मशीन हैक हो जाती है। इस बीमारी को समझिए, तब आपको समझेगा कि ये इस बेचारे का दोष नहीं है, इसका दोष नहीं है बेचारे का, ये सही कह रहा है। आप गलत समझ रहे हैं क्योंकि आपको वो बात नहीं पता, इसलिए मैं उस पर तरस खाता हूं और कहता हूं भाई तुम सब लोग तरस खाओ, ये सच बोल रहा है, कुछ तो साथ बोल रहा है। उसको मशीन हैक होने की चिंता इसलिए है कि जब मशीनें नहीं थी और चुनाव हो रहा था पार्टी के अध्यक्ष पद का, उसमें सरदार पटेल, नेहरू, पट्टाभी सीतारमन, ये 3-4 लोग कैंडिडेट थे। उसमें ना आरएसएस थी कहीं दूर तक, ना जनसंघ थी, ना कोई हिंदूवादी नहीं था, प्योर शुद्ध 24 कैरेट की कांग्रेस थी भाई। लेकिन आप इस बात को जान के आपको ताज्जुब होगा, गांधी जी की देखरेख में चुनाव हुआ। वो महान कांग्रेसी जब भी मिल जाए तो उनको कहीं नतमस्तक कीजिएगा। मुझे मिल नहीं पा रहे, मैं बड़ी कोशिश करता हूं क्योंकि मेरे पास और झगड़े बहुत हैं, कि मेरे पास ज्यादा काम छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्तों ने दे रखा है, मुझे वो काम ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए मेरे पास समय कम है। या आपको मिले तो जरूर ढूंढिएगा और आपकी जिम्मेदारी है। उन लोगों ने वोट डाले, एक वोट नोटा में दे दिया, उस जमाने भी इनवैलिड हो गया। एक पट्टाभी सीतारमन को मिला, एक वहां जो बेचारे बैठे हुए थे आचार्य जी भी, उनको दे दिया। 12 वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन कमाल है, आज आप कहते हो मशीन हैक हो गई, ये मशीन तो 46 में हैक हो गई थी, खुल्लम खुल्ला हो गई थी। इसमें तो डाउट हो सकता है कि किसी ने कुछ बदल दिया हो, कुछ वोट। भाई साहब खुल्लम खुल्ला हुई, और किसकी देखरेख में हुई? पिताजी की देखरेख में हुई। और पिताजी उसको लूट में शामिल थे। पिताजी को रिजल्ट दिखाया गया कि नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला है, 12 वोट पटेल को मिले हैं। लेकिन पिताजी ने कहा नेहरू, अब नेहरू से क्या संबंध थे ये मुझे नहीं पता, ये उनकी क्या कमजोरियां थी भगवान जाने, वो भगवान ही कोई बता सकता है। लेकिन जिस देश की जड़ में पैदा होने के बाद मट्ठा डाल दिया गया हो, वो इतनी आसानी से ठीक होगा? उनका वारिस सही कह रहा है, मशीन हैक हो गई, क्योंकि मशीन हैक शुरू से ही चल रही है, कोई नई बात है नहीं। उसने उसका सुना ही नहीं है, उसने कहानी पढ़ ली है गांधी जी की। अब गांधी यहां इस वक्त कोई नहीं है, इसलिए बेचारा हार रहा है। अब यह किसी को पता नहीं है कि गांधी जहां से आते थे वो भी वहीं से आया है जो जीत रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि गुजरात में गांधी पैदा होते हैं भाई साहब। एक गांधी से ही पूरा देश तबाह हो गया। अब न पैदा हो गांधी तो अच्छा है। मुझे खुशी है कि एक लंबे कालखंड के बाद आपने ये सोच के नहीं चुना था, मैं माफ कर रहा हूं, ये कमी आपके अंदर आ गई होगी, मेरे अंदर आ गई होगी, आपने ये सोच के नहीं। पहला चुनाव याद कीजिए,
कोई बता दे मुझे आप में से खड़े होकर के हमने चुना था कि ये आलू सस्ता कर देगा, ये चावल सस्ता कर देगा, ये फ्री ये देगा, ये नहीं सोच के चुना था। पहला चुनाव 2014 का चुनाव, मैं जानता हूं, मैंने बहुत पास से चीजें देखी हैं। 2014 के चुनाव में आपने इस देश के प्रधानमंत्री को 1% में मानने को तैयार, वो 0% एक पॉपुलेशन होती है, वो हमेशा ऐसी होती है। मैं 99% लोगों ने कभी उस शख्स को इस देश में इसलिए नहीं चुना कि इसके आने के बाद हमें दूध में यूरिया मिलाने की, चावल में कंकड़ मिलाने की और हमें झूठ बोलने की, फ्रॉड करने की छूट मिल जाएगी। आपने इस्लामिक जिहाद को 2002 में जिस भाषा में जवाब देना चाहिए था, उस भाषा में जवाब देने वाले को चुना था। इसलिए पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश मत करा करिए, नहीं यार हमें तो अच्छा दिखना है। गेट लॉस्ट। आप जिंदा होंगे तब आप अच्छे दिखाई देंगे, आप जिंदा नहीं होंगे तो करेंगे क्या? पहले जिंदा रहो, उसके बाद तय करना क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए आप लगातार इसलिए नहीं चुन रहे हैं, कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो पैदाइशी भिखमंगे हैं, उनका कोई इलाज नहीं है, उनको नहीं कोई बचा सकता। मेरा, आप सब जानते हैं कि इस 10-12 साल के सफर में मैं कभी किसी को पॉलिटिकली नाम नहीं लेता हूं। ये ऐसा कोई मेरे ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो के नहीं लेता, ये मैंने इसको संयम बरता है। लेकिन मैं ये भी बात कहता हूं, जब समय की मांग हो, जब समय की जरूरत हो और कुछ सीमाओं का उल्लंघन करना हो और राष्ट्र सामने बचाना हो, तो फिर किसी भी सीमा का उल्लंघन करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दीवारें, ये मकान, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्र नहीं है। आप हैं तो राष्ट्र है। ये राष्ट्रपति भवन, ये सरकार, ये संविधान, ये पॉलिसी, फलाना ढिमाका, ये देश चलाने के लिए है, राष्ट्र चलाने के लिए नहीं है। बहुत लोग इस बात में कंफ्यूज करते हैं, देश रहेगा तो हम रहेंगे। नहीं भाई, ये देश 10 बार टूट चुका है, तब भी हम हैं। देश एक भूमि के टुकड़े को कहते हैं और उस भूमि के टुकड़े की अलग अलग जरूरतें होती हैं। उसमें न्यायपालिका चाहिए, न्यायपालिका होती है, उसमें पुलिस होती है, उसमें सेना होती है, उसमें सरकार होता है, उसमें संविधान होती है, उसमें पार्लियामेंट होती है। ये जितने भी देश के अंग हैं, सब तनख्वाह पे काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जज साहब तनख्वाह नहीं लेते क्या? पुलिस सेना तनख्वाह लेती है, नेताजी तनख्वाह लेते हैं, रोज पार्लियामेंट अटेंड करने का भत्ता भी लेते हैं, सबको तनख्वाह मिलती है। इसलिए देश के जितने भी अंग हैं सब पेड है। इसलिए देश के अंग होने पर इनके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इसलिए रेड लाइट पे रुकना है क्योंकि देश का नियम है, ग्रीन लाइट पे चलना है। इतनी देर के लिए देश है बस। आप पूछ सकते हैं राष्ट्र क्या है? राष्ट्र समाज के सरोकारों से, आस्थाओं से, परंपराओं से, मूल्यों से, संस्कृति से चलता है और राष्ट्र कोई सरकार नहीं चला सकती। राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी समाज की होती है और समाज में अगर किसी चीज पे विवाद हो, पूजा कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कितनी देर होनी चाहिए, इसलिए राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था है शंकराचार्य। और जब राष्ट्र सरकार से ये उम्मीद करता है हमारे मंदिर बना दो, हमें मंदिर दिलवा दो, तो समझ लीजिए कि राष्ट्र मर चुका है। राष्ट्र अनंत है। सरकार को 10-5 करोड़ लोग चुनते हैं, सरकार में आते हैं, जाते हैं, नियम में चले जाते हैं। राष्ट्र की शक्ति जिस दिन सामूहिक शक्ति का आप सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे, कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया हो के नहीं,
कोई भी साल में एक दिन तय कर लीजिए कि इस 40 गांव का एक एक बच्चा, एक एक सनातनी सड़क पे निकले और अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करे। कोई तोड़फोड़ और आग नहीं लगानी है। यह आपका देश है, आपको बचाना है। सड़क पे निकल करके तय करे कि सरकार अगर संविधान से चलती है, जो कल ज्ञानी ज्ञान दे रहे थे किसी ने जवाब नहीं दिया, अगर संविधान सबके लिए बराबर है, वो कह रहे थे कि संविधान ये अधिकार कैसे देता है कि आप किसी की हत्या कर दें। संविधान में कहां लिखा है? उनसे पूछना चाहिए था कि संविधान में कहां लिखा है कि किसी ने एक देश की प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी, आपने उस कौम के 4000 लोगों की निश्चिंत हत्या कर दी। यह किस संविधान में लिखा है? किस संविधान में लिखा है कि आपने कार सेवकों पर गोली चलाई? किस संविधान में लिखा है? यह सवाल नहीं पूछा आपने किसी ने। इसलिए मेरा मानना है समय कम है। अगर सत्ताएं, व्यवस्थाएं अगर भीड़ से डरती हैं और भीड़ की उनको जरूरत है, तो 365 दिन में एक दिन सामूहिक तौर पे सड़क पे निकलिए और कहिए कि शाम तक ये पूरा होगा तभी घर जाएंगे। सरकार 24 घंटे में ये कहेगी और बताओ क्या करना है। कुछ लोगों ने इस मंत्र को अपना मंत्र मान लिया है, लेकिन आप उस मंत्र को मंत्र नहीं मान रहे, क्योंकि आपको पॉलिटिकली करेक्ट दिखना है, महान दिखना है, बहुत पढ़ा लिखा दिखना है। कश्मीर के लोग भी बड़े ज्ञानी थे, बड़े पढ़े लिखे थे। पागल कुत्तों ने जब गला काटा और बेटियों का रेप किया तो पूछा नहीं कि बेटा तुम्हारे पास 5 PhD हैं? उन्होंने पूछा नहीं। दिल्ली में 58 लोग मरे, पूछा नहीं। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो पूछा नहीं। बांग्लादेश में कोई पूछ नहीं रहा है कि तुम्हारा कौन सा मंदिर है, तुम कौन सी जाति के हो, कोई पूछ नहीं रहा है। ये समय आपके पास कम है, इसलिए बता रहा हूं। भारत की सेंसस 2011 के बाद 2021 में होनी चाहिए थी, अभी तक हुई नहीं है। जरा मन में सवाल पूछ ले कि क्यों नहीं हुई है। प्रश्न मिल जाएगा। मैं मंच से कुछ कहना नहीं चाहता। अगर हर 10 साल में होती है तो 2021 का सेंसस क्यों नहीं आ रहा सामने? ये सवाल नहीं पूछना चाहते हम। हमें क्या, हमने ठेका दे दिया है, कुछ लोगों को करते नहीं। अगर अपने भी हैं तो ज्यादा सवाल उठाओ, सवाल पूछो, उठाओ, लेकिन ऐसी स्थिति मत कर दो कि तुम उन्हें गिरा दो। वर्तमान परिस्थिति में कोई ऑल्टरनेट तुम्हारे पास नहीं है। भावुकता में आकर के कुछ लोगों ने अपनी अना के लिए 242 पे रोका है, जिन्होंने इतिहास में उनके बारे में यही लिखा जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान पे जब हमला हुआ था तो किले की कुंडी अंदर से खुली थी, बाहर से नहीं खुली थी। लोग आपसे पूछेंगे कि किस लिए तुमने ये किया, जब डिसाइसिव लड़ाई का समय आ गया था, जब पूरे दुनिया के अंदर ये माहौल बना के उसने खड़ा कर दिया था कि अब जो मैं कुछ करूंगा उसे दुनिया उस तरीके से नहीं देखेगी। क्योंकि यहां तो बजट भी भारत का ऐसे समय में प्रेजेंट किया जाता था कि जब अंकल सैम के यहां बिजनेस और मार्केट का समय होता था, उसके हिसाब से हमारे यहां बजट प्रेजेंट किया जाता। इस बजट का इंपैक्ट इंग्लैंड में क्या होगा जब वहां शेयर बाजार खुलेगा तो हमारे बजट के, इसलिए हमने टाइमिंग उसकी वो रखी। इसने तो टाइमिंग ही बदली, इसलिए लोग कह रहे हैं कि सनातन की तरफ बढ़ गया है। आपको नहीं लगता कि टाइमिंग क्यों बदली गई है? अब भारत का आम बजट उस समय बजट के हिसाब से तय नहीं होता जब अंग्रेज में मार्केट खुलता है इंग्लैंड में। अब हमारे मार्केट जब खुलते हैं तब बजट निकलता है। ये बात आपके ध्यान में नहीं गई होगी, लेकिन बजट के पेश करने का समय भारत में उन्होंने तय किया हुआ था, क्योंकि उनको यहां नहीं वहां तय करना था। हम यहां से चले हैं। अगर इतने लंबे कालखंड के बाद एक आदमी है, हो सकता है किसी को उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता हो, किसी को उसकी जाति नहीं अच्छी लगती हो, भाई हमने अपनी बेटी के लिए वर नहीं चुना है। इस राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने के लिए
जो हमें एप्रोप्रिएट लगता है इस वक्त तो वही है, उसके बाद करना। अभी वो आइडियल समय नहीं आया है कि हम उसमें नुस्ख निकालें, फिर कौन आएंगे? देखिए आप